नमस्कार, मैं विक्रम खेदड़। और आज जो बात कर रहे हैं हम लोग प्रॉपर्टी जो बाय करने जाता है एक यूजर, उसके साथ में क्या क्या चैलेंजेस आते हैं। और जब भी आप प्रॉपर्टी लेने जाओगे, ये जो मैं पॉइंट कहने वाला हूं ये आपके साथ में जीवन भर काम आएंगे। जिसके अंदर सबसे पहले अपन शुरुआत करते हैं, जैसे हम लोग कभी किसी पार्टी को विजिट कराते थे, तो विजिट कराते टाइम में हमसे पार्टी जब हम कहते थे भाई साहब यहाँ पे ये 50,000 का भाव है, यहाँ पे 55,000 का भाव है, यदि आप कॉर्नर देखते हो तो पार्टी ये कहती थी भैया मैं 5 साल पहले भी आया था यहाँ पे और उस टाइम में 25,000 का भाव था। तो हम मजाक करते हैं उसके साथ कि सर आप जब उस दिन ही नहीं ले पाए तो आज लेके भी आप कहाँ ले पाओगे। तो रीजन ये होता है प्रॉपर्टी की रेट हमेशा अप करती है। अब डिपेंड करता है कि लोकेशन कैसी है, चीजें कैसी हैं, क्या हमने देख के वो प्रॉपर्टी बाय की है। बाकी प्रॉपर्टी के अंदर ये है जहां पे भी आप लेते हैं कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट तो आपको मिलता ही मिलता है, या बराबर की लेवल में भी, यानी कि नीचे जाने के ना के बराबर चांस होते हैं। इसलिए प्रॉपर्टी को सिक्योर माना गया है। अब बात आती है कि यदि हम अच्छे से उस पर कुछ प्लानिंग कर लें तो और अच्छा हमें बेनिफिट मिल सकता है प्रॉपर्टी के अंदर। तो बाय करते टाइम में हमें किन किन चीजों का ध्यान रखना है उस बारे में हम बात करते हैं। और ये बहुत बड़ा एक चैलेंज है मार्केट के अंदर आज के समय में। यदि हम देखेंगे तो बहुत सारी पार्टियां हैं जो प्रॉपर्टी परचेज तो करना चाहती हैं, लेकिन वो एजुकेट नहीं है कि उसको बाय कैसे करना है। ये एजुकेशन नहीं होने के कारण वो कई समय गुजार देती है और वो ये सोचता रहता है कि भैया मैं प्रॉपर्टी लेना तो चाहता हूं लेकिन वहां सही नहीं मिली, या वहां समझ में नहीं बैठी, या वो बंदा सही नहीं था। ऐसी बड़ी समस्याएं होती हैं इस कारण से। या कोई काम में लग जाता है, वो कुछ टाइम तो मेहनत करता है, 1 महीने ट्रायल किए उसने, प्रैक्टिस की कि भैया ये प्रॉपर्टी मुझे चाहिए। उसके बाद में जब उसने डिसाइड ही कर लिया, उसके बाद में कोई ना कोई रीजन हो गया, तो उसका पेमेंट कहीं और कहीं लग गया, या और कोई रीजन हो गया, किसी को उधार दे दिया। ये बड़ा एक चैलेंज होता है। तो आपको पूरा फोकस्ड के साथ में उस कार्य को करना है। जब भी हम बाय करने जाते हैं प्रॉपर्टी को, तो सबसे पहले आपको बनाना पड़ेगा अपना बजट। अब रियल एस्टेट में बजट 2 प्रकार से बनता है। यानी कि यदि आपको खाली प्रॉपर्टी लेनी है तो आपके पास में आपको ये ट्राई करना पड़ेगा कि भैया यहाँ पे डीएलसी रेट कितनी है। यदि आप डीएलसी को ट्राई करोगे तो आपको ये हो जाएगा कि जैसे मान लो मैं किसी प्रॉपर्टी का एग्जांपल लेता हूं, 1 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी है और वहां की डीएलसी है 50 लाख रुपए की, गवर्नमेंट की डीएलसी है। इसका मतलब ये हुआ जो सेलर है वो आज के टाइम में वर्तमान मार्केट में जो ओरिजिनल ग्राउंडेड जो रिपोर्ट है वो ये है कि भैया वो 50 लाख से ऊपर आपसे रजिस्ट्री नहीं कराएगा। यानी कि गवर्नमेंट की नजर में वो सिर्फ 50 लाख की प्रॉपर्टी है। आप भले ही उस कॉलोनी के अंदर 1 करोड़ रुपए का मान रहे होगे भाव। अब होता क्या है, जब आप प्रॉपर्टी लेने जाओगे तो 50 लाख तो आपके पास में, यदि खाली प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो तो आपके पास में बैंक में होने चाहिए। दूसरी बात आती है, वो प्रॉपर्टी जब आप बाय करने जा रहे हो तो उस केस में आपके पास में लोन की, यदि आप सोच रहे हो कि मैं लोन ले लूंगा या इसमें 80% 90%, मैंने सुना है कि 95% तक लोन मिलता है। नहीं भैया, खाली प्रॉपर्टी के अंदर आपको 60 से लेकर और 80% तक का ही लोन मिलता है। कोई भी फाइनेंस कंपनी या बैंक है वो इतना ही लोन देती है। अब लोन 1 करोड़ का 80 या 85 लाख रुपए नहीं देगी, या 60-70 लाख रुपए नहीं देगी। वो कैसे देगी आपको? यानी कि जो भी आपकी रेट है, यानी कि डीएलसी रेट है, यानी कि 50 लाख रुपए की गवर्नमेंट की नजर में जो प्रॉपर्टी है, उसके अगेंस्ट आपको वो करीबन 80% भी मैं हाईएस्ट मानूं, 8 इंटू 5 करें तो यानी कि 40 लाख रुपए के लगभग वो आपको लोन दे देगी। 10 लाख रुपए आपके पास में फिर भी बैंक में चाहिए, और बाकी के जो 50 लाख रुपए हैं वो अलग चाहिए, प्लस रजिस्ट्री का पैसा अलग चाहिए, जो 8.5-9% 7% के तकरीबन हर वेरिएंट पे अलग अलग होता है। डिपेंड करता है, अलग अलग 5% से भी चालू हो जाता है। किस तरीके की जो प्रॉपर्टी है वो अलग विषय है, अपन उस पर अलग चर्चा करेंगे। पहली बात कर रहे हैं हम लोग बजट की। अब आप यदि रेडी प्रोजेक्ट देखने जा रहे हो, वहां रेडी टू शिफ्ट वाली चीज देख रहे हो, वहां पे तकरीबन आपको मिलेगा देखने को कि वहां पे 90% तक आपका फाइनेंस हो जाता है, 80% से 90% के बीच में। अब 80 से 90 क्यों कह रहा हूं, रीजन ये होता है वहां पे कि प्रॉपर्टी का 50 लाख रुपए की जो गवर्नमेंट की नजर में है वो तो ओके हो गया। अब बात आती है उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन जिसने किया उसकी वैल्यू भी 1500 रुपए स्क्वायर फीट के हिसाब से गवर्नमेंट काउंट करती है। इसलिए उसकी जो रेट होती है वो तकरीबन मैच कर जाती है। यानी कि आप जब 1.5 करोड़ रुपए यानी 1.25 करोड़ रुपए के तकरीबन उसकी 25 लाख रुपए बनाने में भी कॉस्टिंग लग गई, 30 लाख रुपए बनाने में कॉस्टिंग लग गई, 1 करोड़ 30 लाख का हो गया। अब उसके ऊपर बैंक आपको 80%, 85-90% तक आपको फंडिंग कर देगा। अब फंडिंग में भी 2 तरीके होते हैं, एक आपकी इनकम देखी जाती है और दूसरा देखा जाता है प्रॉपर्टी की वैल्यू। अब आपकी इनकम ही यदि आप खरीदने तो चले दिए अपने ताजमहल, और उसका ताजमहल की यदि कॉस्ट अपन निकालें, भैया ये मान लो कितने रुपए भी अपन XYZ कितना भी पैसा था, अपन ने मान लो कि 10 अरब रुपए में खरीद लिया, लेकिन हमारी इनकम ही यदि 1 लाख रुपए महीने की है, तो अब मेरी इनकम यदि मैं 12 लाख रुपए के हिसाब से काउंट करूं तो बैंक मेरे को मेरी इनकम और प्रॉपर्टी वैल्यू में से जो नीचे आएगा, निचले वाली जो चीज आएगी, उसके अगेंस्ट मेरे को लोन देगा। तो मेरी जो इनकम है
उसका बैंक ज्यादा से ज्यादा काउंट करेगा, यानी कि 60,000 रुपए तक की मेरी किस्त बना सकता है, यानी 1 लाख रुपए पे से 60,000 रुपए से ऊपर की किस्त नहीं बना पाएगा। तो अब आपको यह सोचना पड़ेगा कि भैया जो प्रॉपर्टी लेने जा रहे हो उसका बजट आपको पहले तो ये डिसाइड करना पड़ेगा। दूसरी बात, आपको उस प्रॉपर्टी को, यदि आप रेडी प्रॉपर्टी देखने जा रहे हो तो उसमें किस तरीके से लोन बैठेगा। अब बजट के अंदर हम बात करें, बजट आपका जब टॉपिक क्लियर हो जाता है कि भैया मेरा प्लानिंग ये है, मैं इतने बजट तक की ये चीज लेना चाह रहा हूं। अब बात करते हैं हम सेकंड वाली जो करते हैं, सिलेक्टिंग राइट लोकेशन। सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी प्रॉपर्टी, जब भी कोई भी आदमी भैया महंगी लो चाहे सस्ती लो, लेकिन सबसे पहले आपका फोकस्ड होना चाहिए प्राइम लोकेशन। लोकेशन से आप भले ही चाहे थोड़ा सा आउटर में ले लिए हो आप प्रॉपर्टी, लेकिन लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि जैसे ही आप सोच रहे हो वैसा ही बायर आपको, जब फ्यूचर में आप सेलर बन जाएंगे तो बायर भी वही सोचते हुए आपके पास आएगा कि भैया लोकेशन कहाँ है। अब आपका ट्रांसपोर्ट है, जहां से बस वगैरह चलती हैं, या पेट्रोल पंप है, या ऐसी कई सुविधाएं हैं जो बायर जहां प्रॉपर्टी लेना चाह रहा है उससे कई दूर पे वो चीज है, इसलिए प्रॉपर्टी का वहां पे जो विजिट तो हो जाएंगी लेकिन डील होना संभावनाएं कम है। इसलिए वो तो अब सेलर जो डिपेंड करता है, सेल्स वाला पर्सन यदि अच्छा है तो भैया डील वो भी कर देगा आपकी। लेकिन बात करते हैं हम लोग, आपका पहला आपका फोकस आपके मन में क्लियर होना चाहिए, भैया मेरा बजट इतना है, और सेलर कैसा भी है, जो भी चाहे कितना ही एक्सपर्ट है, लेकिन मेरे को पता है मेरा बजट इतना है। दूसरी चीज ये है कि मैं लोकेशन, यानी कि मेन रोड से मेरे फैमिली जो है वो इस उम्र में, इस अवस्था में भैया सब्जी वगैरह लाना है या और कुछ काम करना है, रोजाना आना जाना है, मेरे मेहमान आएंगे, रोजाना कौन लेने जाएगा, इस तरीके से आपको ये समस्याएं हैं। तो आपको लोकेशन भैया नियर बाय देखनी है, जो भी रोड आपका जो चलता है, जहां से बस वगैरह, ट्रांसपोर्ट वगैरह या रेलवे स्टेशन वगैरह जो भी आपके नियर बाय है, तो लोकेशन बहुत ज्यादा मैटर करती है किसी भी प्रॉपर्टी में। आगे की हम बात करते हैं, प्रॉपर्टी को सर्च करने कहां जाएं, खरीदने कहां जाएं, ढूंढने कहां की कौन प्रॉपर्टी बेच रहा है। इसके लिए बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। ऑलरेडी अनुदा लाइव भी एक प्लेटफॉर्म है जो इस तरीके की सर्विस को उपलब्ध कराता है। आप अनुदा लाइव के जो वेबसाइट है उसके ऊपर भी जाके देख सकते हो, anuda.live। अब बात यदि ढूंढने की करते हैं प्रॉपर्टी को, तो जो बहुत सारी जो साइडें होती है वहां सेलर अपनी प्रॉपर्टी को पोस्ट कर देता है। आप एक अपने कागज और पेन लेके प्रॉपर तरीके से प्रॉपर्टी का सिलेक्शन करो कि भैया ये प्रॉपर्टी मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, ये बजट मेरा तकरीबन मैच कर रहा है, मैं इसी को देखने जाऊंगा। अब बहुत बार ऐसा भी होगा आपके साथ में कि उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है, वो आपको बुला लेगा कि ठीक है सर आ जाओ, मैं देख लेता हूं, कर लेता हूं। तो ये चीज भी आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि उनके सेल्स वाला जो बंदा है कई चीजों में तेज गति से वो आपको बताने की कोशिश करेगा कि नहीं सर ये प्रॉपर्टी की बजाय आप ये देख लीजिएगा। तो आपको प्रॉपर्टी जो पहले बजट को देख के, फिर अपने लोकेशन को देख के उस अकॉर्डिंग अपने को प्लेटफॉर्म पे सर्च करना है। आप सर्च करने के अंदर अखबार के अंदर भी सर्च करते हैं, अपने नोन के अंदर भी हम फोन करके पूछ लेते हैं भैया कौन सी प्रॉपर्टी है क्या कोई नजर में इधर उधर, नहीं फिर आप अपने पैनल के ऊपर, जो भी ऑनलाइन जो पैनल है उनके ऊपर जाके आप देख सकते हो। ये सर्च के लिए आपका बेस्ट टूल होते हैं जो काम में लेने होते हैं आपको। अब बात आती है प्रॉपर्टी विजिट की। विजिट आपने जब एक सिलेक्शन कर लिया, अब आपके साथ सबसे बड़ा चैलेंज ये आएगा कि आप जब भी प्रॉपर्टी देखने जाओ, आप अपनी खुद की जो व्हीकल है उसी से प्रॉपर्टी विजिट करें। होता क्या है, जब भी एक सेल्स पर्सन जब विजिट कराने जाता है तो उसको हो सकता है 2 किलोमीटर दूरी पे लेके जाए वो आपको, लेकिन वो जैसे ही आपको अपने साथ में बैठाता है और वो आपके साथ कन्वर्सेशन चालू करता है, आपको पता भी नहीं लगता कि 2 किलोमीटर कब आ गया। आपको लगेगा कि 500-700 मीटर आया है और आपको उसका आइडिया नहीं रहेगा। तो आप अपने व्हीकल को जब स्टार्ट करें तो उसका किलोमीटर देख लें कि भैया मेन रोड से, उसके ऑफिस से नहीं, आपके जो मेन रोड से जहां से आपको जरूरत है, ट्रांसपोर्ट जहां पे है वहां से कितनी दूरी पे है, ट्रांसपोर्टेशन से जो भी आपकी दूरी है वो काउंट करके, और फिर आप मैच कर सकते हैं कि भैया इसने 2 किलोमीटर चला दिया, उसने 1 किलोमीटर चला दिया। वो आपके माइंड में फिर आपको प्रॉपर्टी ही देखनी है। पहले लोकेशन आपने देखी तो विजिट करते टाइम में इन चीजों का ध्यान रखा कि दूरी कितनी थी और मैं मेरे ही व्हीकल से उस चीज को प्लानिंग करूंगा। तो प्रॉपर्टी विजिट के अंदर भी आपको, और दूसरी चीज, एक चीज इसमें यह भी आती है, होता क्या है, जो बायर होता है वो एकदम से पहले तो सोचता नहीं कि मुझे प्रॉपर्टी लेनी है, फिर एकदम से डिसीजन लेने के चक्कर में गलत प्रॉपर्टी बाय कर लेता है। आपको ये सोचना पड़ेगा, अपने आप को पहले तसल्ली देनी पड़ेगी कि ये जो काम है वो इंस्टेंट होने का नहीं है। आपको पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी, यानी कि कम से कम 10 दिन की प्लानिंग तो होनी ही चाहिए आपकी, कि मैं सिर्फ आज के दिन में सिर्फ 5 प्रॉपर्टी विजिट करके आऊंगा। उन 5 प्रॉपर्टियों में ये पॉइंट काउंट करूंगा जो भी मेरे, यानी कि जो मैंने आपको पॉइंट बता रहे हैं कि भैया कितने बजट का है, कितनी दूरी पे है, किस तरीके से वो प्रॉपर्टी की आगे जो मैं आपको पॉइंट बता रहा हूं, आपने वो पॉइंट नोट करके एक टेबल बना ली। उस टेबल से आपको फायदा क्या हो जाएगा, आप कंपेयर इजी वे में कर पाओगे ताकि डिसीजन जल्दी ले पाओगे। अब विजिट करने जाते हैं तो होता क्या है कि विजिट में जहां आप जा रहे हो वहां पे हमने करनी थी हमें 5 विजिट, और 2 विजिट में अपना टाइम पूरा वेस्ट कराए
और ऐसे हम कुछ दिन में परेशान हो जाते हैं, या तो प्रॉपर्टी गलत ले लेते हैं या ले नहीं पाते हैं। तो आपको आइडिया होना चाहिए भैया, तो भैया आज 5 प्रॉपर्टी विजिट करूंगा, इतना टाइम इस प्रॉपर्टी को दूंगा, इतना टाइम इस प्रॉपर्टी को दूंगा। आपकी प्लानिंग होनी चाहिए, बहुत सारी विजिट एक साथ ना करें, इससे कंफ्यूज भी नहीं हो गया। बात करते हैं हम लोग लीगल के लिए आपकी। तो लीगल में जब भी हम कोई भी प्रॉपर्टी जब बाय करने जाते हैं तो सबसे पहले तो कोशिश ये रहे कि आपके पास में यदि आपको लगता है फंड आपका पर्याप्त है तो भी आप एक बार फाइनेंस कंपनी की तरफ चले जाएं। यदि आपको नॉलेज नहीं है तो कोई भी बैंक है जहां से आपको लोन मिल सकता है, वहां पे आपने भले ही आपने 1 करोड़ रुपए आपकी जेब में है, लेकिन 5 लाख रुपए का लोन ले लो, 2 साल चला लो, उसके बाद उसको चाहे बंद कर दो। अब इससे क्या होगा, वेरिफिकेशन प्रॉपर हो जाएगा। बैंक आपको जब फंडिंग करेगा तो उसका पूरा प्रॉपर्टी को वेरिफिकेशन कर लेगा कि भैया ये रोड में तो नहीं आ रही कहीं पे सेक्टर रोड में, या कोई प्रॉपर्टी कोई गवर्नमेंट फैसिलिटी के लिए तो नहीं छोड़ी गई थी कि वहां पे। और हो सके तो आप प्रॉपर्टी को बाय करते टाइम में रजिस्टर्ड प्रॉपर्टी ही बाय करें, जो जेडीएस से, जैसे जयपुर प्राधिकरण है दिल्ली का, दिल्ली के हिसाब से बना हुआ है, ऐसे ही हर जगह पे गवर्नमेंट ने अपने वेरीफाई करके उस पे सील ऑन साइल किया हुआ है। तो आप वो देखें। डायरेक्टली आप यदि सोसाइटी प्रॉपर्टी खरीदने जाएंगे तो उसमें थोड़ा सा चैलेंज हो सकता है। फिर भी आपको लगता है मुझे इसको बाय करना है तो उसके लिए भी आप लोन का ऑप्शंस देख सकते हो, ताकि वो उसको डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर लीगल इन्वेस्टिगेशन कर सके कि इस पे कुछ पहले से कुछ इश्यू तो नहीं है। दूसरी, आप जब रजिस्ट्री कराने जाते हो तो भी आपको उसमें एक लाइन लिखवा लो कि आज से पहले जो भी कुछ विवाद था या कोई बात थी वो भैया इस प्रथम पक्ष की रहेगी, मेरा कुछ लेना देना नहीं है। इस तरीके से भी आपको नोट डाउन रखना है। लीगल के अलावा भी बहुत सारी एजेंसियां होती हैं जो आज मार्केट में काम करती हैं। वो आपसे 5,000 रुपए के तकरीबन चार्ज लेती हैं और वो विजिट करती हैं, और विजिट करके प्रॉपर आपको एक बना के देती हैं डॉक्यूमेंटेशन उसका कि इस प्रॉपर्टी में कोई इशू नहीं है। 5,000 रुपए 10,000 रुपए ये डिपेंड करता है हर एरिया की सर्विस के ऊपर। तो आप उनसे भी कोऑर्डिनेट कर सकते हो। बैंक वगैरह भी जब फंडिंग देने जाता है तो उन लोगों से ही वेरिफिकेशन करवाता है और फिर वो को परमिट करता है। ये 2 लोगों से करवाता है। जब भी बैंक होता है उसके 2 बंदे वेरिफिकेशन के लिए, हो सकता है एक बंदा गलत बोल जाए तो आपको लोन पास हो जाए, इसलिए वो लोग क्या करते हैं, एजेंसियों को काम देते हैं अलग अलग, जिसकी रिपोर्ट अच्छी चलती है उन लोगों से वो कनेक्ट रहते हैं। फाइनल नेविगेशन, जब आपको प्रॉपर्टी समझ में आ गई, चीज अच्छी बैठ गई, दिमाग के अंदर बैठ रही है, अब कोशिश करो उसको फील मत होने दो व्यक्ति को कि भैया प्रॉपर्टी, जो बेचने वाला व्यक्ति है उसको यदि ये पता लग गया कि मेरी प्रॉपर्टी इसको समझ आ गई, तो इसका मतलब वो ये है कि अब उसके दिमाग में बैठ चुका है कि आप प्रॉपर्टी लेंगे। और जब आप काफी परेशान हो चुके हैं, अब आपको भी लग रहा है कि मुझे लेनी है, इस चक्कर में कहीं महंगी नहीं ले लो। तो उसलिए प्रॉपर्टी आपने नोट डाउन कर रखी थी, आपने सीट पहले से ही बना रखी थी, अब वो फायदा देगी आपको। आपने बायर को वहां पे कहीं पे भी पता नहीं लगने दिया कि भैया मुझे ये प्रॉपर्टी समझ आ रही थी या नहीं आ रही थी। यदि आपको समझ आ रही थी तो आप सेम टाइम उससे आप बात कर सकते हो कि भैया इसको कितने में देगा या क्या रेट है क्या इस चीज की। जब आपका पूरी चीजें आपकी ये क्लियर हो गई, माइंडसेट आपका क्लियर हो गया, डॉक्यूमेंटेशन आपकी चीजें समझ में आ गई, अब आप उससे रेट के अंदर कर सकते हैं। कोशिश करें पहले, यदि किसी भी चीज का आपको आइडिया निकाल लो मार्केट से, यानी कि वहां घूम के आसपास के एरिया में कि भैया यहाँ पे रेट क्या चल रही है, तो आपको एक आइडियल हो जाता है। और वहां पे आप बायर बन के मत जाओ, वहां आप जब जाओ तो सेलर बन के जाओ। यदि आपको बाय करना है तो आप सेलर बन के जाओ कि भाई साहब मेरा एक प्लॉट है यहाँ पे, मैं इसको सेल करना चाहता हूँ, क्या रेट मिल जाएगी। तो आपको एक्चुअल रेट मार्केट की पता लग जाएगी, वो जो डिफरेंस है वो गायब हो जाएगा और इससे आपको इजी हो जाएगा प्रॉपर्टी को बाय करना। अब हम बात करते हैं एग्रीमेंट एंड रजिस्ट्रेशन। जब हम रजिस्ट्री कराने जाते हैं तो रजिस्ट्री के अंदर जैसे मैंने पॉइंट बताया था वो तो लिखना ही है, साथ में जो एग्रीमेंट होता है वो प्रॉपर आपका डॉक्यूमेंटेशन, चाहे भले आपने सही दी हो लेकिन उसको भी प्रॉपर स्टाम्प के ऊपर जो गवर्नमेंट गाइडलाइन है उसके अकॉर्डिंग आपको उसको रजिस्टर कराएं, ताकि कल को आपका पैसा इनकेस नहीं भी बन पाता तो ऐसा प्रावधान नहीं है कि सेलर आपके पैसे को रोक दे, यानी कि उसको लेके बैठ जाए। लेकर बैठने का मतलब ये हो गया, भले ही वो पैसा तो रिटर्न करना ही पड़ेगा, नॉन रिफंडेबल नहीं होगा, तो ये बेनिफिट आपके पास यदि रिटर्न में उसका प्रूफ है, एग्रीमेंट है, तो ये चीज आपके काम आएगी फ्यूचर में, क्योंकि ये पैसा आपकी मेहनत का है। भले ही हो सकता है बिल्डर ने भी, वो कई बार क्या होता है जैसे आपने यहाँ पे गलती आपकी भी है, आपने बिना सोचे दी जल्दीबाजी में कोई साइज दे दी और आपने मान लो कि 50 लाख की प्रॉपर्टी थी, आपने 5 लाख रुपए दे भी दिए। अब आपको किसी भी रीजन से लोन नहीं हो रहा या आपको नॉलेज नहीं थी या किसी भी रीजन से वो प्रॉपर्टी बाय नहीं कर पा रहे हो आप, चाहे भले ही बजट के रीजन से या और कोई रीजन हो गया हो, अपने को हमारे को उस प्रॉपर्टी के अंदर हमें रिमाइंड देना पड़ता है कि भाई साहब मुझे ये मैं प्रॉपर्टी नहीं ले पाऊंगा, मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन आप मेरा इसमें रिक्वेस्ट है कि आप इस मेरा जो अमाउंट लगा है, टोकन अमाउंट लगा है, वो आप रिफंड कर दीजिएगा। यदि कुछ आपका छोटा मोटा यदि कुछ खर्चा लगा हो मेरे कारण से तो आप वो ले लीजिएगा।
बल्कि वैसा होता नहीं है। बाकी वो तकरीबन लोग दे देते हैं, रियल एस्टेट के अंदर ऐसी बात नहीं होती कि काफी चेंज हो गया रियल एस्टेट। तो आप यदि उसके बाद नोट डाउन है तो आपको पूरा पैसा आपका रिफंड होता है, उस चीज में कोई दिक्कत नहीं है। तो आप हमेशा एग्रीमेंट के साथ ही कार्य करें कोई भी प्रॉपर्टी जो बाय करने जा रहे हैं। तो ये जो बायर थे इन लोगों के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ईश्वर करे आपको बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिले और आप बहुत अच्छे से हंसमुख चेहरे के साथ में प्रॉपर्टी बाय करें। धन्यवाद।